जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पार्ट 2 मेरी संग की औरतें का सारांश पढ़ाएंगे। मेरी संग की औरतों की जो लेखिका हैं वह है मृदुला गर्ग और यह पाठ इन्होंने एक संस्मरणात्मक शैली में लिखा है तथा इस पाठ के में लेखिका ने अपने साथ के जो औरतें हैं यानी उनकी नानी है, दादी हैं, उनकी लेखिका की माँ है, लेखिका की बहनें हैं, उनके स्वभाव और विशेषताओं के बारे में बताया है। इस कहानी में को वर्णित करते हुए लेखिका कहती हैं कि उनकी एक नानी थी जिन्हें वह कभी नहीं देखी थी। लेखिका की माँ का विवाह होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका को अपनी नानी से कहानी सुनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था, परंतु वह नानी की कहानियों को जरूर सुनी थी, जिसका वास्तविक मर्म लेखिका को बाद में समझ में आता है। यानी जो रहस्य है उनकी कहानियों का वह लेखिका को बहुत बाद में समझ में आया था। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती है कि उसकी नानी एक पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली महिला थी, जिनके पति विवाह पश्चात उन्हें छोड़कर वकालत यानी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए विदेश चले गए थे। वहाँ से पढ़कर लौटने के बाद लेखिका के नाना पर विदेशी रहन सहन का रंग दिखने लगा था, पर लेखिका को नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। आगे लेखिका कहती कि जब कम उम्र में नानी ने स्वयं को मृत्यु के नज़दीक पाया तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय इकलौती पुत्री यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता उन्हें डराने लगी थी। तत्पश्चात इसी चिंता के कारण नानी पहले की अपेक्षा अधिक बोलने वाली बन गई। एक दिन नानी ने नाना से कहा कि वह उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने को इच्छुक हैं। नाना ने बिना किसी सवाल जवाब के अपने दोस्त को लाकर नानी के समक्ष खड़ा कर दिया। नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, जो कि नाना के दोस्त थे, कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह मेरे पति जैसे साहब से हो। आप खुद के जैसा आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। आगे लेखिका कहती है कि नानी की मर्जी के अनुसार मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे लड़के यानी मेरे पिता के साथ हो गई, जिन्हें बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने के अपराध में आईएएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका कहती है कि मेरी माँ नानी और गांधी जी की तरह सादा और उच्च विचारों वाला जीवन जीने की आदी हो गई थी। नाना पक्के साहब माने जाते थे, वे सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी रह गए थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। लेखिका आगे कहती है कि मज़े की बात यह है कि गांधी, नेहरू या मेरे पिताजी के घर वाले हो या फिर आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही क्यों ना हों, सभी अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती हुई कहती है कि मैंने कभी उन्हें भारतीय माँ जैसा नहीं पाया था, ना कभी हमें दुलार या लाड प्यार दी और ना कभी हमारे लिए खाना बनाया और ना ही कभी अच्छी पत्नी या बहू होने की सीख दी। उनका अधिकतर समय पुस्तकें पढ़ने में गुजरता था, बाकी का समय साहित्य चर्चा और संगीत सुनने में बीतता था। जो ये काम वह बिस्तर पे लेटे लेटे किया करती थी। घर में पिताजी माँ की भूमिका निभा लिया करते थे। लेखिका कहती है कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहकर अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजता का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन को समर्पित हो गए। लेखिका आगे कहती है कि जब मेरी माँ पहली बार गर्भ धारण की तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की के रूप में पैदा हो।
वैसे घर में पहला बच्चा हर बहू का लड़का पैदा होता रहा था, लेकिन परदादी की मन्नत भी भगवान ने कुछ ऐसा सुना कि एक के बाद एक करके 5 बेटियों ने जन्म ले लिया था। लेखिका माँ जी की और चोर के बारे में बताती हुई कहती है कि माँ जी के सामने अच्छे बड़े नामी चोर भी फंस जाया करते थे। एक रोज तो एक नामी चोर माँ जी के कमरे में घुस आया। फिर क्या था, माँ जी ने उसकी ऐसी खबर ली कि बेचारा किसी लायक ना रह गया। तब से वह चोर चोरी का धंधा छोड़कर खेती किसानी में लग गया था। लेकिन बाद में जब उस चोर को देखा तो वह भला मानुस सीधा साधा बूढ़ा लगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी के जश्न में डूबा था, तब लेखिका बीमार थी। वह उस समय 9 साल की बच्ची थी। लेखिका के बहुत रोने धोने पर भी उसे इंडिया गेट जाकर जश्न में शामिल होने नहीं दिया गया। लेखिका और उसके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने उसे ब्रदर्स करामजो नामक उपन्यास पकड़ा दिए थे। तत्पश्चात लेखिका उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और पिताजी अपने कमरे में किताबें पढ़ने लगे थे। लेखिका कहती है ये माँ जी की मन्नत का प्रभाव रहा होगा कि मैं और मेरी चारों बहनें लड़की होकर भी किसी हीन भावना के शिकार नहीं हुई। लेखिका कहती है कि पहली लड़की जिसके लिए परदादी मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर मैं थी और मेरा घर का नाम उमा था। मुझसे छोटी बहन का नाम है गौरी, जिसे बाहर में सब चित्रा के नाम से जानते हैं। वह नहीं लिखती थी। तत्पश्चात 2 छोटी बहनों का नाम क्रमशः रेणु और अचला था। हम 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ था जिसका नाम था राजीव था। लेखिका कहती है कि वक्त की मांग को ध्यान में रखकर मेरी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती और भाई राजीव हमारी ही तरह हिंदी में लिखता था। आगे लेखिका कहती कि विवाह पश्चात मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था वहाँ रही, जहाँ की अजीब बात थी कि मर्द औरत फिर चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग जगहों पर बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका कहती कि मैंने वहाँ के चलन से हार नहीं मानी। लगभग साल भर के अंदर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया था। वहाँ अगले 4 साल तक हमने मिलकर कई नाटकों में काम किए। अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं के माध्यम से पैसा भी जुटाया। बाद में वह कर्नाटक चली आई थी। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुँच रहे थे, पर लेखिका कहती है कि वहाँ कोई बढ़िया गुणवत्ता स्कूल नहीं था। तत्पश्चात लेखिका ने स्वयं एक प्राइमरी स्कूल खोला। वह कहती है कि मेरे बच्चे तथा दूसरे अफसरों या अधिकारियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में दूसरे अच्छे स्कूलों में प्रवेश भी पा लिया। लेखिका कहती है इस स्कूल को वह जो है कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवा दी थी। और फिर लेखिका ने अपने जुझारू और जिद्दीपन के बहुत बताती है कि ऐसे बहुत से नमूने पेश करती रही, परंतु वह सबसे ज़्यादा ख्याति हासिल किसमें की थी, यानी ज़्यादा उसकी प्रसिद्धि किसमें हुई थी, वह थी लेखन कला में। इसके बाद लेखिका ने अपनी बहन रेणु का एक घटना बताती है जो 1950 के अंतिम दौर की घटना थी। उस रात दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उस बार दिल्ली में थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है तो नाली भर जाते हैं, पुलों के नीचे पानी आ जाता है, शहर का यातायात बंद हो जाता है। इस कयामत ढाने वाले बारिश के बाद भी वहाँ पे यही हुआ कि सड़कों पे यातायात बंद हो गए। सरकारी दफ्तरों के पहले तल्ले पे फाइलें पानी में तैरने लगी और कोई भी वाहन सड़क पर नहीं निकला। इसलिए जो है रेणु की उसकी जो बहन थी रेणु, उसकी बस लेने भी उसे नहीं आई और रेणु पैदल ही स्कूल जाने लगी। ठीक है, रेणु के घर मतलब स्कूल में भी फ़ोन था, घर पे भी फ़ोन था, लेकिन बारिश की वजह से वो फ़ोन भी बंद था। ठीक है, तो रेणु पैदल ही स्कूल चली गई और जब वह स्कूल पहुंची तो चौकीदार उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गया था।
लेकिन रेडू को इसका कोई दुख नहीं था कि स्कूल बंद था। वह वापस फिर 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा कि हम पहले ही कहते स्कूल बंद होगा, तो उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। लेखिका इस घटना को सोचकर बहुत ही रोमांच का अनुभव करती है, बहुत ही आनंदित होने का अनुभव करती हैं कि सब जगह पानी से भरा हुआ सड़क है, शहर के सभी जगह पे पानी था और अपनी ही धुन में अपने ही मंजिल की तरफ अकेले चलते में कितना मज़ा आता होगा। इसलिए लेखिका कहती है अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। और बच्चों, हमारा इस पाठ का मेरे संग की औरतों का सारांश आज यहीं पूरा होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।